जब से मानव सभ्यता में अंतरिक्ष विज्ञान ने जन्म लिया, तब से हम अंतरिक्ष की गहराइयों तक पहुंचने का प्रयास करते रहते हैं। 20 अक्टूबर 2020 को नासा के एस्ट्रॉयड सैंपलिंग मिशन के तहत हमारी पृथ्वी से 321 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद बेनू एस्ट्रॉयड के सरफेस को टच करके सैंपल को इकट्ठा करने में सफलता हासिल कर ली है। वर्तमान समय में यह स्पेसक्राफ्ट सैंपल के साथ हमारी पृथ्वी की तरफ वापस आ रहा है। आखिर नासा क्यों कुछ ग्राम सैंपल के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है? क्या यह सैंपल सौरमंडल के निर्माण और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का राज खोल सकता है? आखिर वैज्ञानिक इस पहेली को कैसे सुलझा पाएंगे? इस मिशन को वैज्ञानिकों ने कैसे सफल बना पाया? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए टाइम्स वेले। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन के तहत बेनू नाम के एस्ट्रॉयड को करीब से अध्ययन कर उसके सरफेस से डस्ट और रॉक का सैंपल इकट्ठा कर सफलतापूर्वक वापस धरती पर लाना है। नासा को इस एस्ट्रॉयड को चुनने के पीछे कुछ खास वजह हैं। हमारे सौरमंडल में मौजूद लाखों एस्ट्रॉयड में से एक है यह बेनू एस्ट्रॉयड। बेनू एस्ट्रॉयड नियर अर्थ एस्ट्रॉयड का हिस्सा है जो कि 1.3 AU या उससे कम दूरी में हमारे सूर्य को ऑर्बिट करते रहते हैं और अक्सर हमारी पृथ्वी के करीब से गुजरते रहते हैं। बेनू एस्ट्रॉयड की खोज 1999 में की गई थी। बेनू एक कार्बन रिच एस्ट्रॉयड है जो मुख्य रूप से कार्बन और अन्य मिनरल से मिलकर बना है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में बना था और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सबूत भी दे सकता है। इसका आकार 1650 फीट चौड़ा है, लेकिन इसका 60% हिस्सा खोखला है, यानी बेनू एस्ट्रॉयड अंदर से खाली है। शुरुआत में यह एस्ट्रॉयड मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद था, लेकिन हमारे सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका पाथ चेंज होकर हमारे धरती के करीब हो गया और वर्तमान समय में भी यह हर साल करीब 300 मीटर सूरज की ओर खिसकता जा रहा है। बेनू एस्ट्रॉयड हर 6 साल में हमारे पृथ्वी के बेहद करीब होता है। आने वाले 200 साल में यह हमारे पृथ्वी से बेहद करीब होगा। इस समय हमारी पृथ्वी से इसे टकराने की संभावना 0.27% है। बेनू एस्ट्रॉयड के सरफेस में कई बिलियन सालों से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसके सरफेस पर मौजूद डस्ट पार्टिकल और रॉक्स हमारे सौरमंडल के जन्म के समय के ही हैं, जिनका अध्ययन कर हम सौरमंडल के निर्माण के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। हमारी पृथ्वी के शुरुआती दिनों में बेनू जैसे एस्ट्रॉयड ही टकराए थे। उसके बाद ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी पर अन्य जरूरी ऑर्गेनिक मटेरियल और पानी एस्ट्रॉयड के द्वारा ही आए थे। नासा के इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट करीब 2 साल तक इसके करीब रहकर इसका अध्ययन करता रहा, ताकि भविष्य में पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्ट्रॉयड से बचा जा सके। नासा के स्पेसक्राफ्ट ने इस मिशन के तहत क्या क्या देखा, आइए देखते हैं। बेनू एस्ट्रॉयड को लेकर वैज्ञानिकों का अनुमान था कि इसका सरफेस काफ़ी स्मूथ होगा, जो स्पेस डस्ट और रॉक से भरा होगा। लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट ने डाटा भेजना शुरू किया तो वैज्ञानिकों के इसके विपरीत रिजल्ट मिले। इसका सरफेस बेहद उबड़ खाबड़ और कई जगह विशाल रॉक्स मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के अनुमान के विपरीत स्पेसक्राफ्ट ने देखा कि सूर्य की गर्मी और वीक ग्रेविटी के कारण इसके डस्ट और रॉक्स स्पेस में फैल रहे हैं। काफ़ी समय के ऑब्जर्वेशन के दौरान वैज्ञानिकों ने इसके सरफेस पर 4 अलग अलग साइट की पहचान की, जहां से स्पेसक्राफ्ट आसानी से सैंपल इकट्ठा कर सके। एस्ट्रॉयड के नॉर्थ पोल से सैंपल कलेक्ट करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को उसके सरफेस पर ले जाया गया और सैंपल कलेक्ट करके वापस अपने ऑर्बिट में चला आया। वैज्ञानिकों ने इस सैंपल को अपने सैंपल रिटर्न कैप्सूल में रख दिया और करीब 2.5 साल बाद 2023 तक स्पेसक्राफ्ट हमारी धरती पर सैंपल के साथ वापस आ जाएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह सितंबर 2023 तक पृथ्वी के ऑर्बिट में एंटर हो जाएगा। उसके बाद सैंपल कैप्सूल अपने मुख्य स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर पृथ्वी के सरफेस तक के सफ़र के लिए रवाना हो जाएगा। सैंपल कैप्सूल के सही सलामत पृथ्वी पर लैंड करने के बाद नासा इन सैंपल को दुनिया भर के वैज्ञानिकों को बांट देगा, ताकि इस सैंपल को अलग अलग तरीक़ों से जांचा जा सके और हमारे सोलर सिस्टम के कई राज्यों से पर्दा हटाया जा सके। इस मिशन के सफल होने के बाद ही ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट का प्राइमरी मिशन समाप्त हो जाएगा और फिर यह स्पेसक्राफ्ट अपने सेकेंडरी मिशन के लिए रवाना होगा। इस मिशन का अगला टारगेट भी एक एस्ट्रॉयड ही है।